गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये एडिटोरियल है अबाउट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पूरे आर्टिकल ने जो ऑथर हैं उन्होंने बात करी है कि इस बारे में बात नहीं करी है कि अभी तक क्या हो चुका है, बट इस बारे में बात करी है कि क्या क्या प्रोग्रेस आगे और हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स हम आगे ले सकते हैं अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। आज है 30 मार्च, थर्सडे। तो हम इस सीरीज़ में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है हमारे एग्ज़ाम में। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है असल में, ये कैसे काम करता है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और ऑथर ने कुछ कुछ की एग्जांपल्स दी हैं जिनकी वजह से इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और उसके बाद हम लोग कुछ की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे वेब 3.0 और इंडिया स्टैक्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आर्टिकल के, इनके बारे में पूछें बात करेंगे। और उसके बाद डीपीआई का जो हमारे कंट्री में एडवांटेज है, हमारे सिटीजन को क्या क्या एडवांटेज मिलता है डीपीआई से, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं जो ऑथर ने बात करी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेलेवेंस। रेलेवेंस इसकी बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में है। प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो ये जो पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये ई गवर्नेंस के अंडर आता है। ई गवर्नेंस और इकोनॉमी से इंटीग्रेट करके ये बनता है ये टॉपिक। और अलग अलग टाइप के टर्म्स जो होते हैं, जैसे आधार हो गया, उसके क्या फीचर्स हो गए, ओएनडीसी हो गया, एंड उसके बाद यूपीआई हो गया, भीम हो गया। ये जो नई नई चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हमारे कंट्री में चलते हैं उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हो गए फर्दर, जैसे आपका कीवर्ड हो गया एक वेब 3.0 एंड एक कीवर्ड हो गया इंडिया स्टैक्स। तो इनसे रिलेटेड अक्सर प्रीलिम्स में सवाल पूछते हैं। आपको कीवर्ड दे देंगे और उसके नीचे चार ऑप्शंस दे देंगे, आपको टिक करना है या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है उसके करस्पॉन्डिंग आंसर के साथ। और मेंस में ये आपका दोनों GS2 में रेलेवेंट है, बिकॉज बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस एंड सर्विस सर्विस डिलीवरी। एंड ये दूसरी चीज GS3 के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज ये कोर इकोनॉमी का टॉपिक है। और इससे रिलेटेड डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया, ई गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो गई, और ग्लोबलाइजेशन हो गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये GS3 में भी टॉपिक आ सकता है। और GS2 में हम इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, अबाउट डेटा गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस पर्सपेक्टिव में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ये ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम के लिए इसलिए हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो तीन कीवर्ड से बना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये डिजिटल है, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ऑनलाइन है। पब्लिक है, लोगों के यूटिलिटी के लिए बना है, सरकार लोगों की सहायता के लिए सहायता और अच्छे से कर सके, इसलिए ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ओवरऑल जो लोगों को जो जो काम करना है अपने डेली लाइफ में,
बिजनेसेस के ऑपरेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए, और बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। बट ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए, अलग अलग पब्लिक सर्विस डिलीवरीज के लिए ऑनलाइन करा गया है। तो दिस इज बेसिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम उसको ब्रेक करें तो इट रिफर्स टू एन ओपन सोर्स identity platform that can be used to access a wide variety of government and private services by building applications and product। तो इसका एक important keyword है open source। For instance, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, हर एक कंपनी अपना एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। जो मिंत्रा का पूरा जो हम वेब पेज देखते हैं वो सिर्फ मिंत्रा डिज़ाइन करती है और मिंत्रा यूज़ कर सकती है। जो अमेज़ॉन का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है वो सिर्फ अमेज़ॉन ही यूज़ कर सकता है। लेकिन जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओपन सोर्स है, तो अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन सोर्स होती है, जैसे कोविन प्लेटफॉर्म हो गया, तो इसमें क्या होता है कि डीपीआई के अंडर कोविन नाम का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होगा। उस एक सॉफ्टवेयर, ब्लैंक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें कोई पर्टिकुलर एंटिटी नहीं होगी, लेकिन सारे फीचर्स उसमें होंगे। अब कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी आके उसे अपने हिसाब से यूज कर सकती है, और कोई भी आके यूज कर सकता है। कोई और गवर्नमेंट एंटिटी हो गई या कोई प्राइवेट एंटिटी हो गई, कोई भी वो एक कॉमन सॉफ्टवेयर डीपीआई को और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को उठा के अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है और अपने हिसाब से उसे यूज कर सकता है। ये होता है ओपन सोर्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूज कर सकते हैं, और इट इंक्लूड्स डिजिटल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफर, डेटा एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सभी कुछ आता है इसमें। जैसे आपकी अब डिजिटल आईडीज होने लगी हैं, आधार जो होता है वो डिजिटल एक ऐप पे आता है, वो एक आपका डीपीआई हो गया। उसके ऊपर और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हो गए, और जैसे ड्राइविंग लाइसेंसेस हो गए, उन सब के एप्लीकेशंस आपके ऑनलाइन हो गया। और जैसे मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन यूपीआई ऐप हो गई, वो एक ओपन सोर्स डीपीआई है, क्योंकि यूपीआई को अमेजोन भी यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, पेटीएम यूज़ कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यूपीआई का एक ही है, तो वो एक ओपन सोर्स हो गया। तो हर जगह हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं डीपीआई से कंपनीज को फायदा हो रहा है, और इवेंचुअली इसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। अब कोर प्रिंसिपल क्या है डीपीआई का? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज बेस्ड ऑन कोर प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स। 1 openness, 2 3 equity, inclusivity, fairness, transparency and trust। ये इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेटा पे रन करता है, डेटा गैदर करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो सबसे पहली चीज हो गई कंसेंट बेस्ड डेटा प्रोटोकॉल्स। डेटा के रेगुलेशन के और हैंडलिंग के जो भी रूल्स होंगे वो कंसेंट बेस्ड होंगे, लोगों की कंसेंट के, लोगों की मंजूरी से ही और आगे बढ़ाए जाएंगे। बिना लोगों की मंजूरी से कोई भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा। दूसरी बात है ओपननेस। सभी के लिए ओपननेस है, इंक्लूसिविटी, फेयरनेस, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेंगे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, हर कोई उसे इक्वली एक्सेस कर पाएगा। इक्विटी, चाहे जो भी स्टेटस हो किसी भी व्यक्ति का, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलेगा उसका। ट्रांसपेरेंसी, क्या क्या हो रहा है डेटा के साथ, कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या क्या प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, उन सब के अराउंड अपनी पॉलिसी जो है कंपनीज लोगों को कम्युनिकेट करेंगी क्लियरली। एंड ट्रस्ट एंड हेंस रिड्यूसिंग द डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड जो होता है, हम बेसिकली इसे ऐसे समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे अर्बन एरियाज़ में हो गया, लेकिन रूरल एरियाज़ में हो गया कि लोगों को अभी भी फेमिलियर नहीं है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट को यूज़ करने में। तो ये जो डिफरेंस आता है लोगों के कैपेसिटीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना, डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने का, उसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये पूरा प्रिंसिपल हो गया और डीपीआई के बारे में हो गया। अब कैसे काम करता है डीपीआई, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। डीपीआई जो होता है 3 चीज़ों से बना होता है, 3 चीज़ों के फ्लो से बना होता है। लोगों के फ्लो से,
मनी के फ्लो से और इंफॉर्मेशन के फ्लो से। DPI, फ्लो ऑफ मनी, पीपल, इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लो ऑफ पीपल की बात करें, एक टाइप से ये सोशल चीज़ होगी। जैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। दिस इज़ कंसर्न विद द फ्लो ऑफ पीपल। हम लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में क्या हो रहा होता है वो शेयर करते हैं, अपने कमेंट शेयर करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ मनी हो गया, ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू लोगों तक कैसे वो सर्कुलेट करते हैं, बिजनेसेस में सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे सर्कुलेट करते हैं, वो हो गया डीपीआई। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सरकार की कोई भी सर्विस एक्सेस करनी हो या फिर कोई भी जानकारी लेनी हो, कॉन्टैक्ट करना हो गवर्नमेंट से, कुछ ग्रीवियंस रेड्रेस करना हो गया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक सक्सेसफुल डीपीआई तभी काम करता है जब पूरे इकोसिस्टम में ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हों। फ्लो ऑफ पीपल थ्रू अ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। सरकार ऐसे करती है जैसे आधार का पूरा सिस्टम हो गया, उससे फ्लो ऑफ पीपल होता है, लोगों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज में शेयर होती हैं, वेरिफिकेशन होता है उनका, लोगों की आइडेंटिटी, ऑनलाइन आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। उसके बाद फ्लो ऑफ मनी थ्रू अ रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम होता है। एक बार आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो जाए तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करना आसान होता है। उसके बाद फ्लो ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग सिस्टम टू एक्चुअलाइज द बेनिफिट्स ऑफ डीपीआई एंड एम्पावर द सिटीजन। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे हम आगे बात करेंगे कि डिजी यात्रा हो गया, आपका डिजी लॉकर हो गया, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट एजेंसीज में बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है, वो एक चीज़ हो गई। तो become the foundation for developing an effective DPI ecosystem। ये चीज होती हैं DPI के कुछ कोर फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं। उसके बाद आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं कि कैसे कैसे ये हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स। लो कॉस्ट कैसे, अब आज के समय में हमारा इंटरनेट चलाना काफ़ी सस्ता हो गया है, और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स, सरकार के जितने भी अलग अलग ऐप्स हैं जैसे उमंग ऐप हो गई, उन्हें कोई भी आसानी से कहीं से भी यूज़ कर सकता है। ग्रास रूट लेवल पे भी लोग उसे बहुत आराम से यूज़ करते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो, उनको यूज़ करने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते ऐप्स में, जैसे सब्सक्रिप्शंस चाहिए होते हैं। तो इंक्लूसिव है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। इंडिया हैज़ बीन एबल टू पुश द बाउंड्री ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी and digitally leapfrog with public sector defining regulatory limits and private sector innovating and competing in marketplace। तो क्योंकि सरकार ऐसी, गवर्नमेंट जो है ऐसी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है, इसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है। जैसे हेल्थ की स्कीम्स के बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है तो डीपीआईज के थ्रू, उनके बैंक अकाउंट के थ्रू डिजिटली उनके पास जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा उनके पास तुरंत तुरंत आ रहा है। तो और किसी भी स्कीम में अगर वो बेनिफिशियरी हैं तो उनके बेनिफिट्स उन्हें ऑनलाइन मिल जा रहे हैं। इसकी वजह से बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बेनिफिट किया है, क्योंकि अब जो है पब्लिक सेक्टर और अच्छे से अपनी रेगुलेशंस डिफाइन कर सकता है, उसके पास और डेटा है तो डेटा ड्रिवन अप्रोच हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर जो है ऑनलाइन अब बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर रहा है इसी की मदद से। तो डीपीआई ऑल्सो अलाउज नेशंस to retain strategic control over their digitalization process, ensure digital cooperation and strengthen long term capacity। तो इसका एक इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में भी है। जो कंट्री अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो आज की डिजिटाइजेशन के ज़माने में एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड करती है, और इसकी मदद से उसकी ग्लोबल रेप्यूटेशन है वो इम्प्रूव होती है। और बाकी कंट्रीज जो होती हैं कहीं ना कहीं वो खुद इनको कॉपी करना चाहती हैं या फिर इनसे इनोवेशन लेना चाहती हैं, इंस्पायर होना चाहती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूपीआई अब बाकी कंट्रीज में जा रहा है, रुपे डेबिट कार्ड अब दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। तो इससे ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ती है अगर स्ट्रॉन्ग डिजिटाइजेशन हो। एंड स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, facilitate seamless public service delivery,
interface these layers interface with each other to create an ecosystem that facilitates seamless public service delivery. तो इसका क्या मतलब है? पब्लिक सर्विस डिलीवरी सीमलेस इंटीग्रेशन। एक ऐप है, जैसे उमंग ऐप आती है, तो उसी पे आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसी पे एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बाकी जितनी भी अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्री की स्कीम्स चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, आप बेनिफिशियरी हैं कि नहीं, एक इंटीग्रेशन होता है अलग अलग एंटिटी, गवर्नमेंट की एंटिटीज का एक ही जगह पे, बिकॉज ऑफ वन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर enables creation of the open networks as not seen before. India is now developing such open network for credit. तो अब समय के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स आ रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे कोविन हो गया, आधार हो गया, जैसे यूपीआई हो गया, तो इसकी वजह से अब और फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ओएनडीसी हो गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आ गया, और कैसे कैसे हैं, क्या कहते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट सिस्टम, ओपन हेल्थ सर्विस सिस्टम एंड मेनी मोर। तो अलग अलग, हेल्थ हो गया, फाइनेंसेस हो गए, ई कॉमर्स हो गया, हर जगह पे अब आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। अब ऑथर ने किन किन चीज़ों की बात करी है जो इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस बनाया है, तो आधार और प्राइवेट सेक्टर का इंटीग्रेशन की बात करी है ऑथर ने, कि शुरुआत में क्या हुआ था, जो के पुट्टुस्वामी जजमेंट था 2015 में, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिट कर दिया गया था। बोला गया था कि सिर्फ वॉलेंट्री शेयरिंग ऑफ आधार होगा, प्राइवेट सेक्टर कंपल्सरीली नहीं मांग पाएगा, लेकिन आज के समय में लोग खुद वॉलंटरली अब शेयर कर रहे हैं और वो वॉलंटरली मांग भी रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेटा जो हो रहा है काफ़ी अच्छे से शेयर हो रहा है, नया टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है। प्रमोशन टू ईच ऑफ द बिजनेसेस एंड ओपनिंग ऑफ द आधार विद वॉलंटरी यूजेज फॉर प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेशंस between government department. Aadhaar data can be shared but with prior informed consent, uh, and storing data with UIDI रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट एंटिटीज में भी आपस में अलग अलग एंटिटीज के डेटा शेयर हो रहा है। अब आपको हर जगह इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, गवर्नमेंट आपस में ही शेयर कर लेती हैं आपका डेटा, और डेटा जो शेयर होता है, स्टोर भी होता है, उसमें भी लोगों का कंसेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार को लेके, क्योंकि एक कंसेंट वाली बात आती है तो एक ट्रस्ट यहाँ पे जनरेट होता है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन विद द जीएसटीएन एंड पैन, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा आधार का और बाकी इंस्टीट्यूशंस और फैसिलिटीज़ का। तो ये बात करी है ऑथर ने कि आधार एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है इसमें। इसके बाद डिजी यात्रा और डिजी लॉकर के इनिशिएटिव के बारे में बात करी है कि जैसे डिजी यात्रा क्या होता है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको चेक इन करने में, वेरीफाई करने में और पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। डिजी यात्रा क्या है, एक फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड सिस्टम है। आप बस जाके अपना फेस स्कैन करिए, बायोमेट्रिक्स स्कैन करिए और एक बार में आपका कुछ ही मिनटों में सारा क्लियरेंस हो जाएगा। जिस काम में आधा घंटा लगता था, अब शायद उसमें सिर्फ 2 मिनट लगेगा, क्योंकि आपका डेटा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अब शेयर होता है। बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विद पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। और ये जो पूरा सिस्टम है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के मिलजुल से बनाया है। सीमलेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो ये चीज़ है डिजी यात्रा वाला इनिशिएटिव। और एक डिजी लॉकर वाला इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे क्लाउड सर्विसेज होती हैं, गूगल की क्लाउड सर्विस हो गई, आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो ऐसी सरकार ने भी एक छोटी सी क्लाउड सर्विस लॉन्च करी है जिसका नाम है डिजी लॉकर। गवर्नमेंट कहती है इसमें आप अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और हर बार कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट लेना हो तो उसमें आपको हर बार अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने, आप बस डिजी लॉकर से उनको डायरेक्टली ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा।
और ऐसा भी होगा जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन्हें कोई भी स्कीम हो गई जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज का कोऑपरेशन चाहिए, तो सबको आपस में अपना अपना डेटा चाहिए। पहले क्या होता था, एक आदमी का डेटा पहले यहाँ पे जाता था, उसके बाद वहाँ पे जाता था, दोनों आपस में डेटा शेयर करते थे, वेरीफाई करते थे कि क्या सही है क्या नहीं। अब क्या होता है, एक बटन दबाते ही अपने आप वेरिफिकेशन हो जाता है डिजी लॉकर से, दोनों का डेटा आपस में फ्लो होता है। ये इसका फ़ायदा है डिजी लॉकर का। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आप डिजी लॉकर से सीधे अपने डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस प्रूफ आप सीधे सीधे शेयर कर सकते हैं बिना फिजिकल कॉपी ले जाए। तो ये आपके कुछ इनिशिएटिव्स हो गए। और सबसे बड़ा बात करी है यूपीआई की, तो ये क्या है, ये एक पेमेंट सिस्टम है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर कोई अर्बन एरियाज में यूज़ करता है, तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है। ये पेमेंट सिस्टम है, जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं आप एक ही ऐप से कर सकते हैं, और बहुत इजी है, क्यूआर बेस्ड पूरा सिस्टम चलता है। हेल्प्स इन इंस्टेंट एंड द क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स इज डन थ्रू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। और ये यूपीआई का जो आइडिया है, ये एनपीसीआई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एंड इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है, कोई ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसके बाद यूपीआई विल बी कनेक्टेड टू सिंगापुर पे नाउ। ये अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ मंथ्स पहले, तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ जानने वाला फैक्ट है। और इसका प्रोग्रेस कैसा रहा है ये देखते हैं। एनपीसीआई का रीसेंट डेटा है, वो ये कहता है अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन है वो 100 बिलियन डॉलर्स को एक्सीड कर रहे हैं पहली बार, वो भी 2021 में, वो भी बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ। एंड अभी रिसेंटली जो जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर अकाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 65% ऑफ द जीडीपी। तो बहुत बड़े स्केल पे अब हमारे यहाँ यूपीआई यूज कर रहे हैं, बाकी देश भी हमसे यूपीआई की टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं। और एक टाइप से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है डिजिटाइजेशन में इस चीज़ को लेके। अब एक बार बात करते हैं, कीवर्ड की बात हुई थी, वेब 3.0, तो इसका बैकग्राउंड हम पहले देख लेते हैं, ये जानने से पहले कि वेब 3.0 क्या था। तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि वेब 1.0 और 2.0 क्या होता है। तो वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब, ये 1989 में लॉन्च हुआ था और ये 1999 तक लास्ट किया था। तो अगर देखा जाए इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये बस आप मान लीजिए जैसे आपने कोई भी पेज खोला इंटरनेट पे और आप बस उसे व्यू कर सकते हैं। एक टाइप से स्टैटिक पेज को आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हैं। इससे पहले उस टाइम पे कोई ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी इंटरेक्शन वाला कॉमर्स नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। एक टाइप से बस आप किसी भी डॉक्यूमेंट को देख के बस आप पढ़ रहे हैं, पेज को देख के पढ़ रहे हैं। उसके बाद आया वेब 2.0। इसका ये था कि यूजर्स कैन क्रिएट कंटेंट, दे कैन इंटरैक्ट, contribute to in form of comments, registering, likes, sharing and uploading their photos। तो जैसा आज के टाइम में सोशल मीडिया होता है, आपने कोई भी पेज खोला, अब आप उस पेज में खुद भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो टू वे इंटरेक्शन जो होता है अब इंटरनेट में, लोग लोग अपना जो ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स है वो भी होस्ट करते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, लोग जो होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। ये सब पूरा टू वे इंटरेक्शन जो होता है ये होता है वेब 2.0। अब इस वेब 2.0 में जितना भी डेटा जनरेट होता है एंड इंटरनेट ट्रैफिक आर ओन्ड और हैंडल्ड बाय अ वेरी फ्यू कंपनीज। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, जितना भी डेटा होता है वो कुछ कंपनीज को ही बिलोंग करता है, जैसे गूगल। और आज के टाइम में डेटा कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा गैदर करके लोगों के पास काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन आता है अबाउट पीपल, उनके बिहेवियर, क्या क्या आगे ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये जो पूरा डेटा है इसका मोनोपोलाइजेशन होने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है एक जगह, और उस डेटा का क्या किया जा रहा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। दिस हैज़ क्रिएटेड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड अब्यूज ऑफ सच डेटा। तो आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर वॉरफेयर होता है, साइबर क्राइम्स होते हैं, बैंक फ्रॉड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है वेब 2.0 का। अब आते हैं वेब 3.0
में क्या होता है, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है और फेयर इंटरनेट है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसमें जितना भी डेटा जनरेट होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। कोई भी ओन नहीं करेगा डेटा, डेटा जो होगा वो हर किसी का होगा, डेटा हर कोई अपना डेटा खुद ओन करेगा, खुद कंट्रोल करेगा, और इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई मोनोपोलाइजेशन या कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। Eliminate intermediaries है with blockchain, the time and place of the transaction can be recorded. Enables peer-to-peer transactions by eliminating the role of intermediary. फॉर एग्जाम्पल आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है। मुझे आपको सामान बेचना है एंड मैं अमेजोन पे जाके लिस्ट करूंगा, आप जो हैं अमेजोन को पे करेंगे और उसके बाद मेरे से खरीदेंगे। वेब 3.0 में आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करेंगे, आपको किसी इंटरमीडियरी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ट्रांसपेरेंसी। जितना भी डेटा का प्रोसेसिंग होगा सब कुछ लोगों के सामने ही होगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि इंडिया स्टैक्स क्या होता है। तो इंडिया स्टैक्स इज अ सेट ऑफ एपीआईज दैट अलाउज सेट ऑफ एपीआईज, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एपीआईज क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट अलाउज गवर्नमेंट, बिजनेसेस, स्टार्टअप, डेवलपर टू यूटिलाइज अ यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व इंडियाज हार्ड प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स प्रेजेंसलेस, पेपरलेस, कैशलेस सर्विस डिलीवरी। और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप ऑल थ्री फाउंडेशंस ऑफ द डीपीआई through India Stacks, became the first country to develop all three DPIs। जैसे डिजिटल आइडेंटिटी के लिए आधार हो गया, पेमेंट के लिए यूपीआई हो गया, सेफ्टी सेफ डेटा शेयरिंग के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी के लिए आपका डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर हो गया। तो जितने भी अलग अलग आप ये चीज़ें देख रहे हैं, जैसे क्यूआर कोड हो गया, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, ई केवाईसी, आधार, इन सब का एक जो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक पूरा सेट हो गया। एक एप्लीकेशन बनी, एक और एप्लीकेशन बनी, उसके ऊपर एक और एप्लीकेशन बनी, आधार हो गया, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो साथ में काम करता है, इसे स्टैक्स कहते हैं। और क्योंकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है, इंडिया का है, तो इसे हम इंडिया स्टैक्स कहते हैं। और ये एक टाइप से ओपन सोर्स होते हैं, इनके वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओपन सोर्स होते हैं, कोई भी इन पे आके कस्टमाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सबके लिए कॉमन है ये। अब बात करते हैं डीपीआई के एडवांटेजेस की, क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो शॉर्ट में देख लेते हैं। ये काफ़ी चीप होते हैं, यूजेज करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो भी ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं, जैसे यूपीआई होता है, तो जितना भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरफेस करते हैं, वो इमीडिएट होता है और क्विक होता है। लीकेजेस को प्लग करता है। जितना भी एक सरकार होती है अपने फंड्स को डिस्पर्स करती है, तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड के तरीके में जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें काफ़ी करप्शन होता था, बीच में काफ़ी सारे कट्स ले लिए जाते थे, लोगों तक बहुत कम शेयर पहुंचता था। अब डिजिटली ट्रांसपेरेंट है और लोगों तक वो पहुंच रहा है जो ज़रूरी है। इसको आप पॉज करके रीड करिएगा। और आगे ऑथर ने क्या बात करी है कि आगे हमें और क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपना डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं वो ना हो। डिजिटल डिवाइड जो है, रूरल अर्बन एरियाज़ में लोगों के बीच में डिजिटल इलिटरेसी का जो इशू है वो हो। और हमें एक फिजिकल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, जैसे फिजिकल प्लस डिजिटल अप्रोच। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, उनका इंटीग्रेशन आयुष्मान भारत स्कीम जो होती है उससे कर दिया जाए तो और बेटर होगा। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें और अच्छे से डेवलप करना चाहिए। जैसे आधार जो हो गया, आधार सिस्टम हो गया, वो है यूआईडीएआई के रेगुलेशन। एक इंस्टीट्यूशन है यूआईडीएआई जो सारे रूल्स फ्रेम करता है, रेगुलेशन करता है, मॉनिटर करता है। तो आधार के लिए ये है, और ये क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। ऐसे ही आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर। तो ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें अपना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या है, हमें डिजिटल कोऑपरेशन के नए नए मॉडल्स के बारे में आगे और अप्रोच, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखनी पड़ेगी और लोकल स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि
पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होगा, इससे पॉलिसीज में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो तो बेटर पॉलिसीज होंगी, लोगों का डिससेटिस्फैक्शन कम होगा। और इसी के साथ हमें ग्लोबल कोऑपरेशन को भी ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, उसके बेसिस पे मैंने कुछ PYQs आपके लिए कंपाइल किए हैं। आप 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पढ़ा है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को पॉज करिए, इनके आंसर्स को आप कमेंट में पोस्ट करिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द वेब 3.0, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और थर्ड, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए, बिकॉज चीज़ें कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ये तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए। और एक आप मेंस का क्वेश्चन ट्राई करिए, व्हाट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एंड व्हाट इट डज, व्हाट कैन बी डन फॉर इंडियाज DPI सक्सेस टू बिकम अ वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, एंड इसका जब आप मेंशन करेंगे तो इसका सैम्पल आंसर भी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।